हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार। आप लोगों का एक बार पुनः आर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अभी पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या उसके बारे में पढ़ा था और वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जो हमारा बहुपद। तो बहुपद को जानने से पहले उससे जुड़ी हुई कुछ बेसिक चीजें हम लोग जान लेते हैं। तो उससे जुड़ी हुई जो बेसिक चीजें हैं उसमें सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक यानी चर और अचर। अब यहाँ पे बात आई चर और अचर। देखिएगा चर क्या होते हैं आपके। चर जो होते हैं वो एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू ये सब जो होते हैं वो चर होते हैं। यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो चर होते हैं। कभी कभी इनको अचर के रूप में भी लिखा जाता है, लेकिन इनको जहां अचर के रूप में लिखा जाता है वहां पे साफ साफ नीचे लिख दिया जाता है कि जहां एबीसी जो है वो अचर है। अगर नहीं लिखा हुआ तो वो चर का काम करते हैं। अचर, अचर क्या होते हैं? जितने भी नंबर होते हैं वो सभी अचर होते हैं। यानी 1 2 3 4 अचर, ये सभी जो है वो अचर होते हैं। तो अचर का मान कभी नहीं बदलता है और चर का मान जो है वो बदलता रहता है। कहीं पे कुछ और कहीं पे कुछ और होगा। तो चर जो है इनके मान जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन अचर के मान नहीं बदलते। वो चाहे जहां लिखा जाए, अगर 2 लिखा तो वो 2 ही रहेगा, उसका मान इधर उधर नहीं हो सकता। तो ये होते हैं चर और अचर। अब बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? चर और अचर के सम्मिलन से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x प्लस 4 या 3x एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये जो है देखिए इसमें 2 जो है वो अचर है, 4 जो वो अचर है, x जो है वो चर है, 3 जो है अचर है, x जो है चर है, x जो है चर है, 2 जो है वो अचर है। तो इस तरीके से चर और अचर के सम्मिलन से जो व्यंजक हमको प्राप्त होता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो ये सभी हमारे कहलाएंगे बीजीय व्यंजक। तो एक बार पुनः देख लीजिएगा बीजीय व्यंजक क्या होता है। यानी चर और अचर के सम्मिलन से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, हमने x के रूप में लिखा, इसी प्रकार y के रूप में भी आप लिख सकते हैं। ये सभी जो है वो बीजीय व्यंजक होते हैं। तो ये आपके बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं बहुपद की। बहुपद क्या होता है हमारा? बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक धनात्मक पूर्ण संख्या हो उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे अगर इसका मानक रूप लिखें तो ये होता है x की घात 0, a1x a2x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस डॉट डॉट। इसी तरीके से इसको हम an x की पावर n लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ अगर इसमें हम देखें कि ऐसा बीजीय व्यंजक अगर देखें तो यह बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों आएंगे। जहां पर a1 a2 a3 जो है यहाँ पे अचर होंगे आपके, और x जो है वो आपका चर होगा। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो ये हमारा हो गया बहुपद का मानक रूप समीकरण। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो यही जो उदाहरण लिखे हुए सभी हमारे बहुपद कहलाएंगे। ये सब बहुपद है। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए जैसे x की घात 1/2 प्लस 2 लिखा है तो ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो घात हमारी है वो 1/2 है और 1/2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो बहुपद की परिभाषा आपको ये बताई गई है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक धनात्मक पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो इसमें ये तो पूर्ण संख्या हुई नहीं 1/2, ये परिमेय संख्या हो गई। पूर्ण संख्या हमारी 0 1 2 3 4 5 ऐसे होती है। और धनात्मक पूर्ण संख्या हो, धनात्मक पूर्ण संख्या का मतलब x की घात जो है वो धनात्मक हो चाहिए, -2 + 3 लिखा हुआ, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा संख्या लिखी हुई -2 ये पूर्णांक तो है, लेकिन ये माइनस यानी ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए जो है ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद की जो घात जो चर है, यहाँ पे चर x है, x की जो घात हो वो एक धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो वो आपका बहुपद कहलाता है। तो इस तरीके से ये सभी हमारे जो है वो बहुपद है। तो ये सब बहुपद हो गए, लेकिन ये हमारे जो है वो बहुपद नहीं होंगे क्योंकि इस पे चर की जो घात है वो धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं है। और इसी प्रकार से जैसे अगर हम देखें लिखा हुआ √3x² प्लस √2x प्लस 3 लिखा है, तो ये एक हमारा बहुपद है क्योंकि इसमें जो चर हमारा x है उस पे जो घात है वो एक धनात्मक और पूर्ण संख्या। इस पर 2 है, इस पर कुछ नहीं यानी 1 है,
तो इस पर 2 और इस पर 1 और 1 और 2 जो होती है वो दोनों ही पूर्ण संख्याएं होती हैं, इसलिए जो है ये हमारा बहुपद होगा। हमको अचर से नहीं मतलब अचर क्या दिया गया, अचर कुछ भी दिया गया हो, लेकिन जो चर होनी चाहिए उस पर जो घात हो वो धनात्मक पूर्ण संख्या हो, तो वो जो व्यंजक कहलाएगा वो आपका बहुपद कहलाएगा। बहुपद को हम अगर x चर x में कोई बहुपद दिया गया तो उसको हम px से प्रदर्शित करेंगे, y चर में दिया गया तो py से प्रदर्शित करेंगे। जैसे px बराबर आपको दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये x चर में है तो px से लिखेंगे। y बराबर अगर लिखा तो y स्क्वायर प्लस y लिखा हुआ है, तो ये जो हमारा होगा वो y चर में है, इसलिए इसको हम py से लिखेंगे। यानी जिस चर में होगा उसको p के साथ हम जोड़ देंगे तो वो बहुपद कहलाएगा। तो बहुपद को हम p अगर x चर में है तो px से, अगर y चर में है तो py से, अगर z चर में है तो pz, जिस चर में होगा उस p के साथ उसको लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया बहुपद। अब हम बात करते हैं बहुपद की घात। जो बहुपद की घात होती है वो हमारी होती है बहुपद की घात। कोई बहुपद दिया गया है, उसमें उसकी घात क्या होगी, हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा कि जो किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे अगर लिखा हुआ है आपका 3x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 2, तो इसमें हम देखें तो इस बहुपद की जो घात है px बहुपद हो गया आपका, तो इसकी अधिकतम घात जो है सभी पूरे बहुपद में देखिएगा, पूरे व्यंजक में कि इसके चर की अधिकतम घात कितनी है। तो अब चर की जो अधिकतम घात होगी वही आपकी बहुपद की घात कहलाएगी। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो जो बहुपद की घात है वो 3 होगी, चूंकि यहाँ पर चर की जो अधिकतम घात है वो 3 है पूरे बहुपद में, इसलिए बहुपद की जो घात होगी वो 3 होगी। तो इस तरीके से जो हमारा बहुपद हुआ वो उसकी जो घात होगी वो 3 होगी। तो बड़ी आसानी से आप बहुपद को देखते ही बता देंगे कि उसकी घात कितनी होगी। हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार। अब यहाँ पर बहुपद के जो प्रकार होंगे वो घातों के आधार पर हम देखेंगे। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, तो इसमें सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है 3x या x या फिर y प्लस 2 z प्लस 3, तो ये सभी जो है वो आपके रैखिक बहुपद हैं। क्योंकि यहाँ पर जो x है उस पर एक घात, इस पर भी एक घात, इस पर भी एक घात, y चर में दिया गया तो इस पर भी एक घात दिया है, z चर में दिया गया तो z पर भी एक घात है, इसलिए जो हमारा बहुपद होगा वो रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है। तो किसी भी बहुपद में अगर चर की अधिकतम घात 1 हो तो वो उसका रैखिक बहुपद कहलाता है। दूसरा द्विघात, नाम से क्लियर हो रहा है। द्विघात बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे x स्क्वायर प्लस 2 और y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, तो ये सभी जो है इत्यादि जो है ये जो है वो आपके द्विघात बहुपद कहलाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतम घात है चर की वो 2 है, अगर ये लिखा हो x स्क्वायर ही लिखा हो तब भी आपका द्विघात बहुपद ही होगा, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2, इस तरीके से जो हमारे बहुपद होंगे वो सभी आपके त्रिघात बहुपद होंगे। तो ये हो गया बहुपद के प्रकार। 3 प्रकार मोस्टली आपको पढ़ना है यहाँ पर, रैखिक, द्विघात, त्रिघात, इसी तरीके अगर 4 घात होगी तो चतुर्थ घात, 5 घात होगी तो पंचम घात बहुपद कहलाएगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो घातों के आधार पर जो यहाँ पे बहुपदों का प्रकार बताया गया है वो आपका यही है, रैखिक बहुपद जिसमें 1 घात, द्विघात जिसमें 2 घात, त्रिघात जिसमें 3 घात हो। तो ये घातों के आधार पर जो बहुपद है वो आपके मुख्यतः 3 आपको बताए गए हैं, यही आपके सिलेबस से संबंधित है। अब हम बात करते हैं किसी बहुपद के शून्य की, कि भाई बहुपद का शून्य क्या होता है। बहुपद का शून्य,
अब देखिए बहुपद का शून्य क्या होता है, यहां पर जो आपको दिया गया है बहुपद का शून्य यानी चर का वह मान जिस पर किसी बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे उस बहुपद का शून्य कहते हैं। एक बार पुनः समझिएगा, बहुपद के चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाए उसे हम बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे हम बात करें px बराबर आपको दिया गया है x माइनस वन, एक्स माइनस वन, एक्स की कौन सी वैल्यू यहां पर रख दें जिस पर px की मान 0 हो जाए। तो अगर हम देखें तो x बराबर अगर 1 रख दें तो यहां से p1 बराबर आपको मिल जाएगा 1 माइनस 1, यानी इसका मान क्या हो गया 0 हो जाएगा। यानी p1 पर जो हमको बहुपद मिलेगा वो 0 मिल जाएगा, यानी x बराबर 1 जो है 1 है वो दिए गए बहुपद का शून्य होगा। तो इस तरीके से जो भी आपको बहुपद दिया गया हो उसका शून्य निकालना है। तो उसके लिए आप लोगों ने 9th में गुणनखंड पढ़ा होगा बहुपदों का, तो वहां पर अगर द्विघात बहुपद दिया तो गुणनखंड प्रक्रिया करके आप उसको हल करके निकाल लेंगे। और अगर साधारणतः ऐसे ही दिया गया है तो क्या करना है आपको बहुपद निकालने के लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुपद निकालने के लिए सबसे पहले px बराबर आप 0 कर देंगे और x जो भी px का मान रखा होगा वो रख दीजिएगा, तो x की जो वैल्यू प्राप्त होगी वही आपका शून्य होगा। तो कोई भी किसी भी बहुपद को क्या शून्य निकालने के लिए आपको उस बहुपद का मान बराबर 0 रख देना है और वहां से जिस चर में दिया गया उस चर का मान निकाल लीजिएगा। और मान जो चर का जितने भी मान निकलेंगे, अगर एक रैखिक में है तो 1 निकलेगा, द्विघात में तो 2 निकलेंगे, त्रिघात बहुपद है तो 3 मान निकलेंगे। तो इस तरीके से वो जो 3 वो मान होंगे चर के वही आपके बहुपद के शून्य कहलाएंगे। तो बहुपद के शून्य क्या होते हैं और कैसे निकाला जाएगा ये आप लोगों को बताया जा चुका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अगर किसी बहुपद का ग्राफ दिया है, बहुपद के ग्राफ से शून्य ज्ञात करना, यहां समझिएगा अगर कोई बहुपद आपको दिया है, जैसे हमने मान लिया कि px बराबर आपको दिया गया है x प्लस 1 और इसका ग्राफ आपको दिया गया है ये आपका ग्राफ बनेगा इसका px का, यानी x प्लस 1 होगा px बराबर। तो ये जो बना तो हम इसमें ये देखेंगे कि इसका शून्य जो है वो कितना होगा। ग्राफ देखकर हम कैसे पता करेंगे कि इसका शून्य कितना होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो भी बहुपद है उसका ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने उसके शून्य होंगे। भाई शून्य क्योंकि यहाँ पे संख्या पूछी जाएगी, आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे कहेगा इसमें बताइए शून्यों की संख्या कितनी, तो कितने शून्य होंगे, जितनी वो जो हमारा ग्राफ होगा बहुपद का वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा वही उसका जो है उतने ही उसके शून्य होंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो एक्स अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की जो संख्या बनेगी, शून्यकों की संख्या वो आपकी 1 होगी। अगर इसी तरीके से कोई ग्राफ आपको ऐसे दे दिया जाए तो यहां पर देखिए एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पे काट रहा है, तो यहां पर जो इसके शून्य होंगे वो 2 होंगे। काटना जरूरी नहीं है, अगर उसको टच भी कर रहा है ऐसे, अगर इस तरीके से ये दिया गया तो इसके भी 2 शून्य होंगे, क्योंकि इसने इस बिंदु को टच किया यानी उसको काट, हालांकि क्रॉस करके इस पार नहीं आया लेकिन तब भी इसको एक बिंदु पर इसने इसको टच किया है, तो इसलिए इसके भी 2 शून्य होंगे। यानी ये इस बिंदु से होकर जा रहा है ग्राफ एक्स अक्ष के, तो इसलिए इसके 2 शून्य हो जाएंगे। इस तरीके से शून्यकों की संख्या अगर आपको निकालना है, ग्राफ दिया गया है उसमें आपको ये पता करना है कि कितने शून्यक हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये ग्राफ जो है बहुपद का वो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है या उसको स्पर्श करता है, वही बिंदु जो होंगे उस दिए गए बहुपद के शून्य हो जाएंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, हमारी इसकी पहली एक्सरसाइज है, सॉरी उस पर बढ़ते हैं। तो पहली एक्सरसाइज जो आपको दिया है इसमें, उसमें यही कहा गया है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए px के शून्यकों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो px में शून्यकों की संख्या जो है
जैसे ये px बराबर y बराबर आपको px दिया गया, कोई बहुपद है ये, और आपको ग्राफ दिया गया है इसमें। जैसे पहले हम ग्राफ की बात करेंगे तो पहला जो ग्राफ हमको दिया गया है वो दिया गया है ये भाई x अक्ष होता है आपका, और ये y अक्ष होता है, और ये दिया गया है। इस तरीके से आपको एक रेखा दी गई है, और इसमें उसने ये कहा है कि जो है, पूछा है उसने कि इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां से अगर हम देखें तो जो ये ग्राफ बना हुआ है ये x अक्ष को कहीं पर नहीं काटता है, x अक्ष को इसने कहीं पर नहीं छुआ है, इसलिए जो है इसमें जो होगी, चूंकि y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को कहीं नहीं काटता है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या बराबर शून्य हो जाएगी। चूंकि इसने जो है x अक्ष को कहीं पे काटा नहीं, इसलिए इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो 0 होगी, यानी इसमें कोई भी शून्य नहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा जो आपको दिया गया है इसमें ये दिया है ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश और ये y डैश। तो यहां से आपका जो फिगर दिया है वो ऐसे फिर ये निकल गया। तो यहां से अगर हम देखें तो ये जो हमारा ग्राफ है वो इसको x अक्ष पर सिर्फ एक बिंदु पर काटता है, सिर्फ एक बिंदु पर काटता है, इसलिए इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो आपकी सिर्फ एक होगी, यानी शून्यकों की संख्या बराबर 1। इसमें कितने शून्यक होंगे? 1 शून्यक होंगे। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से ग्राफ देखकर शून्यकों की संख्या बता सकते हैं। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो इसका दिया गया है, इसी तरीके से थर्ड पार्ट आप करिएगा। हम बात करते हैं इसके लास्ट पार्ट की। ये जो दिया है आपको, तो इसमें जो देखिएगा आपको दिया गया है ये दिया है। तो इस तरीके से आपको ये ग्राफ दिया गया है एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। तो इसमें शून्यकों की संख्या अगर हमको निकालना है तो अगर हम देखें तो एक्स अक्ष को यहाँ पे काट रहा है, उसके बाद यहाँ पे काट रहा है और फिर यहाँ पे टच कर रहा है, इन दो बिंदुओं पर टच कर रहा है, यहाँ पे इसको प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो इस तरीके से एक्स अक्ष को इसने 3 बिंदुओं पर टच किया है। तो इसलिए यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की संख्या बराबर वो आपकी जो होगी वो हो जाएगी 3, क्योंकि इसने 3 बिंदुओं पर छुआ है। एक बिंदु पर काटा, 2 बिंदुओं पे छू रहा है, इसलिए जो है एक्स अक्ष को जितने बिंदु उस पे स्पर्श कर रहे हैं वक्र से, वो सभी जो होंगे स्पर्श करने वाले या काटने वाले, वो सभी जो बिंदु होंगे वो उस बहुपद के शून्यक होंगे। तो ये जिस बहुपद का आपका ग्राफ दिया गया है उसके उस बहुपद के जो शून्यक होंगे उनकी जो संख्या होगी वो 3 होगी। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से ग्राफ देखकर शून्यकों की संख्या पता कर सकते हैं। तो आपकी जो पहली एक्सरसाइज है बहुपद की वो समाप्त हुई। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।